साथियों, वेलकम टू शुभ क्लासेस। मैं वृंद सर आज आप लोगों को प्रैक्टिस नंबर 3 कराने वाला हूं। इधर 2 दिन आप देखे होंगे कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा टेक्निकली इशू था, पावर की प्रॉब्लम थी, इस वजह से जो है टाइप नहीं हो पाया मैटर। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर विदाउट डिले करते हुए हम आज की सेशन को कंप्लीट करते हैं। और मैं ये भी बता दूं, जो भाई बहन अगर इस प्रैक्टिस सीरीज़ को पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 7985771247। इस पर अपना नाम और कोर्स का नाम टीजीटी या पीजीटी लिख कर भेजेंगे तो उसको पीडीएफ ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आज के सेशन का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 80 प्रश्न हो चुके हैं। 81 आज देखेंगे। 81 क्या है? गुप्त संचय नहीं बनाया जाता है। मतलब जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से बताना है कि किसके माध्यम से हम गुप्त संचय नहीं बनाते। तो गुप्त संचय होता क्या है, पहले ये जानिए। सेक्रेट रिजर्व। सेक्रेट रिजर्व होता है वह रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिखाया नहीं जाता है, बल्कि कंपनी अपनी मजबूती के लिए इसको अलग से बनाकर रखती है। ठीक है, तो कहाँ से बना सकती है? जैसे स्टॉक का कम मूल्यांकन करके, स्टॉक आपके पास 10 लाख है लेकिन कह दीजिए भाई 5 ही लाख का है, तो 5 लाख आप अलग से रख रहे हैं। इससे अन फ्यूचर में आपको कोई प्रकार की समस्या आती है, लॉस में पड़ते हैं, तो इसकी आप भरपाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो कह रहा पहला ऑप्शन स्टॉक का मूल्यांकन कम करके, इससे तो आप बना सकते हैं। स्टॉक प्राप्त किराया भवन में जमा करके। अब प्राप्त किराया है भवन खाते में जमा करेंगे तो आप स्टॉक सेक्रेट रिजर्व बना सकते हैं। अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल मानकर या कैपिटल को रेवेन्यू मानकर, तो ये भी पॉइंट सही है। अब नेक्स्ट है संपत्ति में वृद्धि के खर्च की गई राशि को लाभ हानि खाते में दर्ज करके। तो आपको पता है अगर संपत्ति की वृद्धि में अगर आप खर्च करेंगे तो ये जाना चाहिए बैलेंस शीट में, लेकिन आप दिखाते कहाँ हैं, दिखा कहाँ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आइटम है उसको आप रेवेन्यू बना रहे हैं, तो ये भी आपका सेक्रेट रिजर्व बनेगा। संपत्ति के पुनर्स्थापन के लिए पुस्तकों में पृथक राशि दिखाएं। तो आपकी संपत्ति का जो आप पुनर्स्थापन करेंगे, मतलब रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे, तो इसके लिए पुस्तकों में अलग से राशि दिखाएंगे, तो इससे कोई भी गुप्त संचय नहीं बनेगा। यानी कि साथियों जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये क्लास जो चल रही है प्रैक्टिस की दोस्तों, ये टीजीटी और पीजीटी इन दोनों भाई बहन के लिए है। जो भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम ऑल स्टेट का देना चाहते हैं, चाहे आरपीएससी का हो, राजस्थान का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे दिल्ली पीजीटी हो, DTPS भी कोई भी हो, आप देना चाहते हैं, बिहार हो, आप सभी के लिए आपके लिए क्या है, मोस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82। और ये भी मैं बता दूं, सेशन को सभी भाई बहन अपने अपने स्तर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और सेशन समझ में आता है तो एक बटन होती है लाइक की दोस्त, एक लाइक मेरे लिए ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा डूबत लागत का एक उदाहरण है? बैड कॉस्ट कह रहा है, डूबत लागत का एक उदाहरण है, कह रहा है। पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज तो डूबत लागत का तो कोई एग्जाम्पल होगा नहीं। और उत्पादन लागत प्रत्यक्ष सामग्री लागत को शामिल नहीं करते हैं। उत्पादन लागत में प्रत्यक्ष सामग्री लागत को शामिल नहीं करते हुए, है ना, तो डूबत लागत का उदाहरण बनेगा। अगला कह रहा है कह रहा है कि मशीन को संस्थापित करने पर वह ये भी नहीं होगा। प्लांट एंड मशीनरी, हाँ ये है आपका प्लांट एंड मशीनरी की जो लागत होती है साथियों, ये डूबत लागत का एक उदाहरण है, क्योंकि ये लागत हमेशा बरकरार बनी नहीं रहती है। समय समय पर इसकी क्या होती है, घिसावट होती रहती है। इसको आप क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो जितनी घिसावट होती है दोस्त उतनी लागत इसकी क्या होती है, डूब जाती है, इसलिए इसको डूबत लागत के उदाहरण में हम शामिल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 83 क्या कह रहा है? और 83 है, चलिए 83 है कि पंचवर्षीय योजना की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से आयात की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल है कि पंचवर्षीय जो योजना की संकल्पना है भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? रूस से।
इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या जर्मनी से? तो आपको मैं बता दूं, सोवियत संघ यानी कि रूस से ली गई है। कहाँ से ली गई दोस्त? रूस से ली गई है। ठीक है, तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट 84 देखिए, रगनार नरकसे ने कौन से दुष्चक्र का वर्णन किया है? तो गरीबी का दुष्चक्र, जनसंख्या का दुष्चक्र, बेरोजगारी का दुष्चक्र, अशिक्षा का दुष्चक्र। तो रगनार नरकसे ने किस दुष्चक्र का जो है के विषय में बताया है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। आपको भी 1-2 मिनट समय मिल जाता है, कम से कम आप लोग भी अपने अपने स्तर से जवाब दिया करें, है ना। आप लोग को भी मौका मिलता है तो उसको भी ध्यान देकर अपने अपने स्तर से जवाब दिया करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? गरीबी का दुष्चक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आप लोग जवाब देकर अपने आप को भी मूल्यांकित किया करो। मैं यहाँ भले आपकी वीडियो ही देख रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट्स हमको देखते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में किस लक्षण से पहचाना जाता है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के कारण, भाई पंचवर्षीय योजनाओं से कहीं ना कहीं सुधार हुआ है, इस वजह से तो नहीं कह सकते हैं। प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों का उपभोग अगर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इसका तो लक्षण नहीं हो सकता है। देश का आर्थिक पिछड़ापन कम होना, तो बहुत ये भी आपका लक्षण नहीं, लेकिन कह रहा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ रही है। ठीक है, तो अब बढ़ रही है, बढ़ी नहीं है ना। ये चीज़ आप देखिए, जो आय होती है ये बताती है कि हर व्यक्ति की जो इकोनॉमी है वो स्थिर नहीं है, बल्कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी विकसित नहीं हुआ है। किस पर है? विकासशील पर है, डेवलपिंग पर है। नेक्स्ट 86 देखिएगा कि अंकेक्षक के पारिश्रमिक, ये सब प्रश्न ऐसे हैं दोस्त जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम से लिए गए, किसी एक विशेष एग्ज़ाम से नहीं मिलेंगे प्रश्न सारे। ये कोई ना कोई आरपीएससी से है, कोई क्वेश्चन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है, पीजीटी पीएचडी यूपी से है, कोई दिल्ली से, हर जगह से लिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए भी गए हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन के लेवल कैसे हैं, ठीक है। तो अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो आपको पता है 139 में अंकेक्षक की नियुक्ति बताई गई है। क्या बताई गई है? नियुक्ति बताई गई है, ठीक। और 142 में क्या बताया गया है? अंकेक्षक का पारिश्रमिक का वर्णन है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? 142, धारा 142 20 का सही जवाब होगा। और आप लोग बता दीजिए 145 में क्या बताया गया है, बताइए। 145 पे अंकेक्षक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है। रिपोर्ट पर लिख लेंगे, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है। और 146 में क्या बताया गया है कि वह एजीएम में उपस्थित होने का कर्तव्य निभाएगा, ठीक है। एजीएम में उपस्थित होने के कर्तव्य की बात कही 146 में। तो 139 में नियुक्ति, 142 में पारिश्रमिक, 145 में हस्ताक्षर रिपोर्ट पर, और 146 में एजीएम में आने का, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि आंतरिक अंकेक्षक को हटाया, जो इंटरनल ऑडिटर होता है दोस्त, उसको लाया भी जाता है प्रबंधन द्वारा, हटाया भी जाता है प्रबंधन द्वारा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 88 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको लेखा परीक्षक की रीढ़ कहा जाता है? तो रीढ़ की हड्डी किसे? बैकबोन ऑफ ऑडिटर, बताइएगा। बैकबोन ऑफ ऑडिटर क्या? परिसंपत्तियों का सत्यापन, परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, प्रमाणन या लेखा परीक्षण नियोजन। तो आपको पता है वाउचिंग क्या है? वाउचिंग अंकेक्षक का आधार होता है, ठीक है। ये इसका क्या है? बैकबोन है। और क्या है? एसेंस ऑफ ऑडिटिंग भी माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 89 देखिएगा। 89 प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है, बताइए किसकी जांच की जाती है? प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, अंतिम लेखा पुस्तकों की, आर्थिक चिट्ठे की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रमाणन के अंतर्गत दोस्त प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब होगा। 90 पर आ जाइए।
90 कह रहा प्रारंभिक लेखक इन पुस्तकों में किए जाने वाले लेखों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? डी पॉला ने, जोसेफ लंकास्टर ने, बॉटली बॉय ने या मार्शल ने? तो इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, आपकी किस्मत अच्छी होगी दोस्त। ये परिभाषा पे स्टार लगा के रखिएगा, ये परिभाषा आपसे पूछी जाएगी, बॉटली बॉय जी महोदय का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलिए इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थता वक्र की विशेषता नहीं है कह रहा है। तो बहुत सारी विशेषता है कि तटस्थता वक्र में जो वक्र रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटने से क्या है, ये आपका वक्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो कह रहा तटस्थता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते, ये तो सही है। कह रहा विशेषता नहीं है, तटस्थता वक्र का प्रत्येक बिंदु समान संतुष्टि, जितने भी स्टेज हैं इसके ये समान संतुष्टि दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है। तटस्थता वक्र सदैव मूल बिंदु की ओर नतोदर होते हैं, तो मूल बिंदु की ओर नतोदर न होकर उन्नतोदर होते हैं, उन्नत की ओर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा, नतोदर नहीं बल्कि उन्नतोदर होते हैं, ठीक है। डी कह रहा है तटस्थता वक्र अपने अक्ष को नहीं छूते, तो बिल्कुल ये एक अक्ष वाई है, एक अक्ष एक्स है, ये कभी एक दूसरे को छुएंगे नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट फीचर्स है। तो क्लियर हो गया, क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 92 देखिए, 92 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय कार्य साधन और परिणाम से संबंधित। ध्यान दो, अगर परिणाम से बात करेगा केवल तो वो होता है कंट्रोलिंग, अगर साधन और परिणाम से बात करेगा तो है प्लानिंग, ठीक है। प्रबंधकीय कार्य में अगर रिसोर्स और उसके परिणाम की दोनों की बात करेगा तो उसका मतलब किससे संबंधित होता है, प्लानिंग किया जा रहा है, ठीक है। अगर केवल परिणाम को लेकर चलेंगे तो हमेशा उस पर कंट्रोलिंग को आधार मानेंगे, ठीक। अब आपको पता है नियंत्रण और नियोजन एक दूसरे को क्या है, पूरक है, बिना एक दूसरे के साथ रहे कभी भी कार्य हो नहीं सकता। भले ही कहा जाता है कि कंट्रोलिंग इज ए लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नो, दैट इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जहाँ कंट्रोलिंग समाप्त होती है जस्ट प्लानिंग चालू होती है। अगर कंट्रोलिंग ना हो तो प्लानिंग भी नहीं हो सकती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ओके। नेक्स्ट, आई होप आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन बहुत ही समझ में आ रहा होगा। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और अगर आप ऐसे PDF चाहते हैं और नोट्स चाहते हैं तो हमारा नंबर है, आपको दिया हो भी हूँ और फिर मैं बता दे रहा हूँ 7985771247 पर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो मैं ज़रूर मिलूँगा और जो भी चाहिएगा आप लिख के भेजिएगा, मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए आ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। एक में साझेदार के प्रवेश, हर में साझेदार के प्रवेश किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। यानी कि ये कह रहा है कोई A-B पार्टनर है, ठीक है, C आना चाहता है, C जब आया तो इन दोनों की जो संपत्तियाँ थी उसमें वृद्धि हो गई, तो अब उसको वृद्धि को हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, ये आपको जवाब देना है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में या संपत्ति खाते में या सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। तो आपको पता है इसको हम कहाँ ले जाते हैं, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी 94 पे आ जाइए। 94 कह रहा है कि सैद्धांतिक वितरण के अंतर्गत चतुर्थक विचलन प्रमाप विचलन का 2/3 होता है। ध्यान देना है, चतुर्थक विचलन प्रमाप विचलन का 2/3 होता है और प्रमाप विचलन माध्य विचलन का 4/5 होता है। ये किस सिद्धांत के अनुसार है, तो द्विपद वितरण, सामान्य वितरण, पॉइजन वितरण या यादृच्छिक। तो ये पॉइजन वितरण के अनुसार है, किसके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार है, ठीक है। इसको आप अगर नोट्स या क्लास लेना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं ऐसा ही इसको समझा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंधकीय किस क्रम में प्रबंधकीय के लिए कार्यों को निष्पादित करते हैं, तो बताइएगा। इनका निष्पादन का मतलब प्रबंधकीय कार्य का क्रम कौन सा सही है। सबसे पहले प्लानिंग करना, संगठन करना, नियंत्रण लास्ट में होता है। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नियंत्रण लास्ट में केवल एक जगह दिख रहा है, इसका मतलब यही सही है, ठीक है। संगठन, नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलो 96 पर आ जाइए। लेखा शास्त्र की किस अवधारणा के अनुसार
व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय के अस्तित्व से पूर्णतः अलग होता है। मुद्रा मापन की अवधारणा कहती है कि जितने वही ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम इन द टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूएट कर सकते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा यही करेक्ट है कि व्यवसाय की जो अस्तित्व की अवधारणा कहती है, ये कहती है कि अस्तित्व उसी का रहेगा, उसी का व्यवसाय से रहेगा जो व्यवसाय में धन लगाता है। पूरा परिवार थोड़ी ना धन लगाता है कि हम उससे परिवार से संबंधित रहेंगे। इसलिए जो व्यवसाय होता है, जो व्यवसायी होता है, स्वामी होता है, उन दोनों का जो अस्तित्व होता है दोनों सेपरेट होता है। इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, भाई जितनी कॉस्ट आ रही है किसी वस्तु को खरीद कर उसके संबंध में किए गए समस्त खर्चों को जोड़ने पर जो लागत आती है उस लागत को हिस्टोरिकल कॉस्ट कहा जाता है। उसको हम अपने व्यवसाय में दिखाते हैं पुस्तकों में। तो लागत मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट होगी। और चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या कहती है भाई, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट कहती है कि हम कोई भी व्यवसाय अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो लगातार अपने उद्देश्यों की पूर्ति तक उसको चलाते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ हम खाता क्लोज कर रहे हैं तो ओपन भी करेंगे। इससे क्या होती है, संपत्तियाँ भी इवैल्यूएट होती रहती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 20 का राइट आंसर होगा। 97 की बात करते हैं। व्यवसाय की किस अवधारणा के अनुसार साझेदारी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो लेखा पुस्तकों में इस घटना का लेखा नहीं किया जाता। यानी कि ये कह रहा है कि ऐसी कॉन्सेप्ट बताइए कि किसी साझेदार की अगर दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु का क्या कोई लेखा होता है? मृत्यु का तो लेखा नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं। तो कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है, चालू व्यवसाय की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा, दोनों या नानावधीश? तो आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु को हम मुद्रा में मापन नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका कोई लेखा नहीं करेंगे। राइट आंसर क्या होगा इसका, 20 का राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन के लेवल कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वाकई में बेहतर लग रहे हैं तो आपका एक लाइक ज़रूर बनता है साथियों। ठीक, चलिए लाइक ज़रूर कर लेंगे। निम्नलिखित में से आयगत वे हैं, कार का क्रय करना, भाई कोई जब आप परमानेंट एसेट्स क्रय करते हैं तो आयगत व्यय ना होकर वो पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, मशीन क्रय करना ये भी पूंजीगत व्यय है, फर्नीचर क्रय करना ये भी पूंजीगत व्यय है। लेकिन कह रहा है मशीन की साधारण मरम्मत कराना, तो रिपेयर क्या होता है दोस्त, रिपेयर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जिसको हम कहाँ दिखाते हैं, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिनोटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर डिनोटेड इन बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट 99 पर आइए। आज हमारी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। कह रहा है कि शोध पर किया गया खर्च एक उदाहरण है। शोध कार्य पर अगर खर्च करते हैं तो पूंजीगत है। पूंजीगत में जब कोई नया कार्य इस्टेब्लिश करते हैं, नया चीज़ लेते हैं तो पूंजीगत माना जाता है। संचालन व्यय तो है नहीं, क्योंकि हमेशा शोध तो करेंगे नहीं आप। स्थगित आयगत व्यय, तो ये क्या कहता है, स्थगित आयगत व्यय होता है जो हमेशा नहीं होता बल्कि कभी कभार होता है। इससे कोई नया चीज़ की स्थापना नहीं होती है बल्कि उस कार्य के दौरान ही खर्च किया जाता है। तो ये क्या है, स्थगित आयगत व्यय है, यानी डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वन ऑफ दीज। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। कह रहा है लेखांकन की किस प्रथा के अनुसार राहतिकी में मूल्यांकन का लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाता है। तो आपको ये पता है रूढ़िवादी प्रथा कहती है कि राहतिकी का जो मूल्यांकन होगा लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट 101 पर देखते हैं। एक कंपनी की कुल पूंजी में से वह भाग आरक्षित है, मतलब कंपनी की कुल पूंजी जो है उसमें से वह भाग आरक्षित पूंजी है। कौन सा आरक्षित पूंजी है, जो आरक्षित निधि के रूप में भविष्य की आकस्मिकताओं से निपटने के लिए रखी जाती है। बिल्कुल सही है। जो केवल डिबेंचरों के शोधन के लिए, तो पूंजी का एक उपयोग नहीं, तो केवल लगा के गलत कर दिया। ठीक है, जिसे पूंजी शोधन के लिए निधि के रूप में रखी जाती है ये भी जरूरी नहीं है, जिसे केवल ये भी गलत हो गया। तो यानी कि जो आरक्षित रूप से भविष्य की आकस्मिकताओं को निपटने के लिए रखी जाती है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट
102 102 देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 102। तुलन पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। तुलन पत्र मतलब होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर आपका इसे विचार करना है। यह हमेशा फर्म, कंपनी या व्यवसाय के दृष्टिकोण के अनुसार बनाया जाता है, ना कि उसके स्वामी की। बिल्कुल सही है, फर्म की दृष्टिकोण के अनुसार बनाया जाता है, स्वामी का कोई उसके दृष्टिकोण नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। व्यवसाय का इसके स्वामी के साथ वित्तीय संबंधी आरक्षण निधि एवं अवितरित लाभों के परिणाम में दिखाई जाता है। तो व्यवसाय का इसके स्वामी के साथ, बिल्कुल सही है भाई, व्यवसाय का स्वामी की कैपिटल दिखाई जाती है ना, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह अभी ऑप्शन करेक्ट है। यह हमेशा एक समय अवधि से संबंधित होता है, ये भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो गया, डी इसका राइट आंसर हो गया, ऑल ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट 103 देखिएगा, 103 निम्नलिखित में पूंजीगत व्यय है। कच्चे माल का क्रय तो हमेशा होता है, यह आयगत है। मजदूरी का भुगतान ये भी आयगत है, वेतन भी आयगत है। लेकिन फर्नीचर खरीदा ये क्या है, पूंजीगत व्यय है। नेक्स्ट, अंतिम व्यवस्थापन होने तक निवृत्त होने वाला साझेदार को देय शेष कहाँ स्थानांतरित होता है। यानी कि अभी अंतिम रूप से व्यवस्थित नहीं बनाया गया है, बल्कि वो राशि कैलकुलेट हो गई है जो किसको देना है, बोलो किसको देना है, निवृत्त साझेदार को देना है। निवृत्त साझेदार को होने वाले साझेदारी को देय शेष, देय जो शेष है वो कहाँ स्थानांतरित होता है, निवृत्त होने वाले साझेदारी के पूंजी खाते में, निवृत्त होने वाले साझेदार के ऋण खाते में, नकद लेखा में या वसूली खाता में। बताइएगा, अंतिम व्यवस्थापना होने तक मतलब अंतिम रूप से देने की बात नहीं की गई है, उसके पहले की बात कह रहा है कि कहाँ स्थानांतरित करेंगे, तो आपको पता है उसके ऋण खाते में स्थानांतरित करेंगे। नेक्स्ट, तो आज की सेशन का 105वां लास्ट प्रश्न होगा। देखिए क्या कह रहा है, 2500 मूल्य की लागत को 1600 में बेच दिया गया। तो 2500 मूल्य का कोई माल था, उसको 1600 में बेचा गया। 4000 रुपये का नया माल अर्जित किया गया। यदि खरीद पर धुलाई 5 रुपया है तो पूंजीगत हानि कितनी होगी। तो पूंजीगत हानि की बात कर रहा है, तो ढुलाई पर व्यय ये सब तो हम इसमें दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये सब क्या होता है, आयगत होता है। तो फिर 2500 का माल था, कितने था, 2500 का माल था, इसको हम 1600 में बेच दिए, तो बताओ कितने की हानि हुई, 900 की हानि हुई। बाकी हमसे कोई मतलब है नहीं है, ठीक है, 900 की पूंजीगत हानि होगी। राइट आंसर बी होगा। तो आई होप सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज के रहे 80 से शुरू किए थे, 105 तक किए हैं, तो इसका मतलब 25 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन आज हम लोग कर लिए हैं साथियों। तो आपको 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला सेशन कल चलेगा और हम फिर कल मिलेंगे। और आप लोग को अगर सेशन समझ में आया है साथियों तो लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी भाई बहन सेशन को देख रहे हैं वो अपने साथियों के पास ज़रूर शेयर कर देंगे, ठीक है। चलते हैं, फिर कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।